नमस्कार दोस्तों। हमारे जो पिछले दो टॉपिक रहे हैं वो हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी इन्हीं दोनों से लिंक्ड है। वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों बहुत ही जरूरी पार्ट होते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के। तो जैसे मैंने अपने पिछले दो टॉपिक में स्मार्ट वे में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करना बताया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है, जो कि प्रॉफिट या लॉस जो कि पी एंड एल अकाउंट का पार्ट होता है, और दूसरा है कैश जो कि बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो इन दोनों से ही लिंक्ड है ये आज का टॉपिक है। इन दोनों को एनालाइज करके हम कैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सबसे जो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं पहले कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाएगा प्रॉफिट को कि कितना प्रॉफिट है। उसके बाद नॉर्मली देखते हैं ईपीएस कि ईपीएस अगर पॉजिटिव है या फिर अच्छा है तो उसके बेस पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा जो सबसे ज्यादा देखा गया है वो देखा गया है शेयर प्राइस, कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर लगातार भाग रहा है, जैसे 50 से 100 हो गया, 150 हो गया, तो लोग उस पर ज्यादा जल्दी इन्वेस्टमेंट के चांसेस ढूंढते हैं। और चौथा है न्यूज या फिर टिप्स। अगर किसी भी कंपनी में जैसे न्यूज आती है कि कोई ईवी सेक्टर की कंपनी है, उसको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत जल्दी करते हैं। जबकि लोगों को यह समझना चाहिए कि वो न्यूज मार्केट को पहले से पता थी, जिसकी वजह से वो शेयर ऑलरेडी भाग चुका होगा। बट यहाँ पे लोग इग्नोर जो करते हैं वो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं। उसका कारण क्या है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और समझने में टफ होता है, तो इसलिए लोग इसको इग्नोर करते हैं। जबकि इसको आज हम बताएंगे कि सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे समझा जाए और स्मार्टर वे में क्या चीजें देखनी चाहिए, जिससे कि इन्वेस्ट करने का डिसीजन जो लेना है उसमें आसानी रहे। अब हम सिंपल वे में बताते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने अपने प्रॉफिट में 500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, और जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसके पास बिजनेस से 12 करोड़ ही कैश आए। तो ऐसा हुआ क्यों? यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 करोड़ दिख रहे थे, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट 12 करोड़ रुपए आए। तो वो अभी हम आगे बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जैसे आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो आपके जो इनकम में दिखाई देगा 50,000 रुपए दिखाई देगा। उसके बाद अगर उसमें से मान लीजिए डिडक्शन होती है, पीएफ की डिडक्शन होती है, टीडीएस की डिडक्शन होती है, या फिर किसी और तरह की डिडक्शन होती है, और सब कुछ काटने के बाद अगर आपके हाथ में 30,000 रुपए आते हैं, तो ये आपका कैश फ्लो हो गया। आपकी इनकम 50,000 रुपए है, मगर जो आपके हाथ में कैश फ्लो आया वो 30,000 रुपए आया। तो इसी तरह कंपनियों का होता है कि 500 करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट दिख रहा है, मगर कैश फ्लो जो है 12 करोड़ रुपए आया। तो इतना फर्क आया क्यों, और क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या गलत है? तो पहले हम समझेंगे कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, उनके जो तीन जरूरी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश आता है, तो मतलब जिस बिजनेस में वो कंपनी इन्वॉल्व है उससे उसको कितना कैश जनरेट हुआ, ये होता है बिजनेस से आने वाला कैश, जो कि सबसे जरूरी होता है। दूसरा पार्ट होता है आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसका मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट में एसेट साइड होते हैं उसके ट्रांजेक्शन से कितना कैश इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो हुआ। और जो तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, तो ये जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड होता है उनकी ट्रांजेक्शन से कितना कैश इनफ्लो हुआ या फिर आउटफ्लो हुआ। जैसे कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर डिवेंचर्स लेते हैं, उन्होंने जो पैसे दिए उन ट्रांजेक्शन से
जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, या फिर कंपनी ने कोई लोन लिया वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। कंपनी ने अगर किसी को कोई लोन दिया है वो एसेट साइड का पार्ट होता है, तो इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। या कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। यहाँ पे जो सबसे जरूरी होता है वो होता है कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि बेस्ट या फिर वर्स्ट कंडीशंस क्या हो सकती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है आरव फर्नीचर वर्क्स का, जिसमें आप देखेंगे कि कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए की सेल की, जिसमें से 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ उसका, और उसकी बैलेंस शीट में 480 करोड़ रुपए भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। मतलब कि किसी को उसने अगर 500 करोड़ रुपए का माल बेचा तो उसमें से 20 करोड़ रुपए उसके पास आए, बाकी के 480 करोड़ रुपए अभी तक लेने हैं, सन्डी डेप्टर्स के नाम पे खड़े हैं। और जो कैश फ्लो में कैश आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो खाली 12 करोड़ रुपए आया। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या सीख मिलती है? यहाँ पे आप देखेंगे कि रेवेन्यू स्ट्रांग है 1200 करोड़ का, बट ड्रॉबैक क्या है? कैश नहीं आया। प्रॉफिट भी अच्छा दिखा 500 करोड़ का, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने माल बेचा था वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, वो अभी तक ट्रेड रिसीवेबल में खड़ा हुआ है। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत हाई हैं। आप देखेंगे कि 1200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे 480 करोड़ रुपए का ट्रेड रिसीवेबल पेंडिंग है। मतलब कि पैसे जो हैं रिकवर नहीं हुए डेटर से। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही कम है जो ये 12 करोड़ रुपए का है। तो यही असली सिग्नल दिखाता है कि आपके 500 करोड़ रुपए की प्रॉफिट के बाद भी खाली 12 करोड़ रुपए जनरेट हुए कैश में। अगर ऐसा रहा तो कंपनी जो अपने खर्चे है वो कैसे मीट करेगी? प्रॉफिट आ रहा है, बैलेंस शीट में अच्छा दिख रहा है, मगर जब कैश ही नहीं आ रहा तो वो अपनी रॉ मटेरियल को कैसे खरीदेगी, सैलरी कैसे पे करेगी, उसके अलावा जो और खर्चे हैं वो कैसे मीट करेगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 500 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट के बाद भी कंपनी में आया खाली 12 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आप यही फर्क देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पेपर पे प्रॉफिट है वो एक्चुअल में कैश फ्लो में कैश में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आने वाले नियर टर्म्स में कंपनी अपने एक्सपेंस को कैसे मीट करेगी। या तो उसको लोन लेना पड़ेगा जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब हम कंपेयर करेंगे कि एक अच्छी और एक बुरी ऑपरेटिंग कैश फ्लो का सिनेरियो क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका जो नेट प्रॉफिट 300 करोड़ रुपए है, और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है जिसको हम आगे अब ओसीएफ यूज करेंगे, तो इसको भी अब 300 करोड़ रुपए मान लीजिए। नेट प्रॉफिट के आसपास से अगर इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। और अगर वहीं एक वीक कंपनी की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट जो है 500 करोड़ रुपए जो पहले वाले से भी काफी ज्यादा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो खाली 12 करोड़ रुपए है। तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है, सॉरी नेट प्रॉफिट ज्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है? अगर वो कैश फ्लो को कंपेयर नहीं करते हैं तो यहाँ पे कैश फ्लो में खाली जो कैश इनफ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो 12 करोड़ रुपए है। तो यह एक बहुत बड़ा वीक सिग्नल है। ध्यान रखिए कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो क्लोज होना चाहिए नेट प्रॉफिट के आसपास। अगर गैप बड़ा है तो ये बहुत सीरियस इश्यू हो सकता है। तो इसके बाद हम एक छोटा सा एडिशनल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो होता है फ्री कैश फ्लो। नॉर्मली ज्यादातर लोग इसको देखते नहीं है, बट एक बहुत अच्छा पॉइंट है और एडिशनल पॉइंट भी है जिसके बेस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा कन्विक्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। तो फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि अगर कंपनी में कोई प्लांट लगाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो उसको हम घटाएंगे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो उसमें से, तो उसके बाद जो कैश बच जाता है वो होता है फ्री कैश फ्लो। तो आरएफ फर्नीचर जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था उसके केस में आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो था 12 करोड़ रुपए था, उसने अगर 45 करोड़ रुपए की कैपेक्स लगा दी तो यहाँ पे जो उसका फ्री कैश फ्लो है वो माइनस में है 33 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिजनेस जो है उसके कैश को खत्म कर रहा है धीरे धीरे।
ये कभी कभार ठीक होता है कि कंपनी में एक्सपेंशन हो रहा है तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव जा सकता है, बट अगर ये रेगुलर रहता है तो ये प्रॉब्लमेटिक है उस कंपनी के लिए, और साथ ही साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो पिछले दो टॉपिक की तरह इस बार भी हम 5 रेड फ्लैग्स डिस्कस करेंगे जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करते टाइम हमें देखना चाहिए। तो पहला है, प्रॉफिट बढ़ रहा है बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो गिरता जा रहा है। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट तो स्ट्रांग है बट कैश जनरेट नहीं हो रहा। तो ये पहला प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है लगातार नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट है उसके थ्रू कैश जनरेट होना चाहिए, ना कि आपके जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो बिजनेस है कैश जनरेट नहीं कर रहा है। तीसरा है, जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, सन्डी डेटर्स हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो सेल्स है उधार ज्यादा हो रही है, तो आपका जो कैश साइकिल है बिगड़ सकता है, जिसकी बेसिस पे आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है आपका जो डेप्ट है, लोन बढ़ रहा है, जबकि आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट भी आ रही है फिर भी आपका लोन बढ़ रहा है। तो उसका कारण क्या है कि आप ट्रेड रिसीवेबल्स को जो है वसूल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी चलाने के लिए आपको और लोन लेना पड़ रहा है। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग इनफ्लो से ओसीएफ छुपाना, मतलब जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है जैसे कि लोन लेना, उससे आप क्या कर रहे हैं कि अपने जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जो नेगेटिव आ रहा है उसको आप पूरा कर रहे हैं। तो इससे क्या दिक्कत होगी कि अगर आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो आपके नेट प्रॉफिट को कम कर देगा, या फिर और आप और इक्विटी इशू कर रहे हैं जिससे कि जो आपकी होल्डिंग पावर है शेयर होल्डर्स की वो वीक हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे 5 स्मार्ट पॉइंट्स जिनके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिलेगी। पहला है आपका, आपको जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो हमेशा देखना है कि पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा है, जो आपका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेट प्रॉफिट के आसपास होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक बोनस का काम करेगा, कि जो फ्री कैश फ्लो है जो भी हमने एक्सप्लेन किया था वो पॉजिटिव होना चाहिए। चौथा, जो ट्रेड रिसीवेबल मतलब सन्डी डेटर्स, वो कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 500 करोड़ की सेल कर दी और 480 करोड़ रुपए अभी तक खड़े हैं आपके उनके पास। और पांचवा, लास्ट पॉइंट, इसमें आपको 3 साल का ट्रेंड देखना है कम से कम, क्योंकि 1 साल के ट्रेंड से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे हमें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो आज आपने खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं सीखा है, आज आपने सीखा कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों से लिंक्ड एक स्टेटमेंट है जिसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ आप डमी ट्रांजेक्शन्स को दिखा के मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट अगर उससे कैश जनरेट नहीं हुआ तो कहीं ना कुछ मिसलीडिंग है। तो आप आज के टॉपिक को और पिछले दोनों टॉपिक को जोड़ के, जो हर तीनों वीडियो मैंने 5 स्मार्ट पॉइंट्स बताए, उनको आप किसी एक पेपर पे लिख लीजिए और किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज कीजिए। तो आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि क्या ये आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या फिर नहीं है। उसके बाद शायद आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़े। हो सकता है कि शुरू में कुछ डिसीजन आपके गलत हो जाएं, आपको समझना है, बट आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं जिनका मैं रिप्लाई एट द अर्लीस्ट करूंगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 3 रेशियो होंगे जो कि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत हेल्प करेंगे। तो इनको भी मैं सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो आपको हमेशा याद रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट थर्सडे को। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.